नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम को लेके। कुछ दिन पहले की बात है जब इंडियन नेवी की तरफ से अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को लेके कुछ अपडेट दिया गया था, जिसमें ये बात बताया गया था कि अभी इंडियन नेवी की तरफ से अपनी अरिहंत क्लास की आखिरी सबमरीन को भी लॉन्च किया जा रहा है, जिसका नाम S4 स्टार होने वाला है। और ये सबमरीन हमारे अरिहंत क्लास के जो वेसल है उसके मुकाबले लगभग 1000 टन ज़्यादा बड़ा होने वाला है। इसके बाद हमारी थर्ड जनरेशन की SSBN यानी कि न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिसका नाम S5 होने वाला है, उसको भी बनाया जाने वाला है, जिसका डिस्प्लेसमेंट करीब 13,000 टन होने वाला है। इसी के साथ ही अभी नेवल डिज़ाइन ब्यूरो या हमारी वर्तमान की वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो की तरफ से हमारी फ्यूचर न्यूक्लियर SSN यानी कि न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स को भी बनाने के लिए भी कोशिश किया जा रहा है। अब जहाँ तक बात रही तो हमारी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को छोड़ के जो अटैक सबमरीन अभी बनाए जाएंगे, इनके लिए हमको एक ज़्यादा पावरफुल रिएक्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के मुकाबले तेज़ चलने वाले हैं और इनको तेज़ होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वजह से अभी इसके लिए एक नई रिएक्टर को बनाया जाने वाला है, जिसको हमारी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो भारत को न्यूक्लियर सबमरीन की फ्लीट को डेवलप करने में दो देशों की तरफ से काफ़ी मदद किया जा रहा है, यानी कि पहले एक देश की तरफ से बहुत ही मदद किया गया था और वर्तमान दो देश है जो कि भारत को इसमें मदद कर रहे हैं। वर्तमान की बात करें तो अभी तक की सफर में न्यूक्लियर SSBN की फ्लीट को डेवलप करने में रशिया की तरफ से भारत को काफ़ी मदद किया गया और कहीं ना कहीं भारत का जो न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम है यानी कि फर्स्ट जनरेशन की SSBN हमारे जो है था, वो सभी टेक्नोलॉजी लगभग रशियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से डिराइव करके डेवलप किया गया था। भारत काफ़ी पहले से रशिया की ओकुला क्लास की सबमरीन को ऑपरेट कर रहा था और आगे भी इसको लीज पर लेकर ऑपरेट करने वाला है। लेकिन अभी फ्यूचर में बनाए जाने वाले न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को डेवलप करने में रशिया के अलावा फ्रांस की तरफ से भी भारत को मदद करने का ऑफर दिया जा रहा है। लेकिन फ्रांस की तरफ से भारत के साथ कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कोई भी देश चाहकर भी किसी दूसरे देश के साथ इतनी आसानी से शेयर नहीं कर सकता। या फिर फ्रांस अभी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को भी भारत को लीज पर ऑफर नहीं कर रहा है, बल्कि फ्रांस अभी भारत को अपनी खुद की न्यूक्लियर सबमरीन्स को बनाने के लिए जो नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ज़रूरत पड़ने वाली है उनको प्रोवाइड करने का वादा किया जा रहा है, जिसमें फ्रांस अपनी सबसे बेहतरीन पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम को भारत को ऑफर करना चाहता है। साथ ही न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए ज़रूरी नेविगेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी भारत को ऑफर कर रहा है। यानी कि ये दोनों देश अभी भारत की न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट को डेवलप करने का एक मेजर रोल को प्ले कर रहे हैं। रशिया की बात करें तो रशिया की तरफ से तो पहले से ही भारत को अपनी फर्स्ट जनरेशन की न्यूक्लियर SSBN को डेवलप करने में काफ़ी मदद किया जा चुका है, जिसके चलते अभी हम खुद की न्यूक्लियर SSN और SSBN को डेवलप कर पा रहे हैं। और अभी फ्रांस इसमें लगने वाले मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम या प्रोपल्शन सिस्टम को भी भारत को ऑफर करना चाहता है और एक सेकेंडरी मदद करना चाहता है। और एक तरीके से देखा जाए तो इन दोनों देशों के बिना हो सकता है कि भारत का जो न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट था उसको डेवलप करने में हमको और भी कई साल ज़्यादा लग सकते थे। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की ड्रोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले हफ्ते इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बात बताया गया था, अभी चाइना के साथ लगे हुए हमारे बॉर्डर एरिया में सर्विलेंस को बेहतर करने के लिए एडिशनल ड्रोन्स को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा अभी हमारे एग्जिस्टिंग ड्रोन्स को भी आर्म्ड ड्रोन में कन्वर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है और नए सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम से इनको इक्विप किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले तो प्रोजेक्ट चीता के अंदर हमारे हेरॉन टिपी ड्रोन्स को आर्म ड्रोन में अपग्रेड करने का प्लान किया गया है। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि अब जब इनको आर्म्ड ड्रोन में मॉडिफाई करने की कोशिश किया जा रहा है तो सबसे पहले इसमें लगने वाली वेपन्स को फाइनलाइज करना काफ़ी ज़रूरी है कि इसमें आगे चल के किस टाइप की और किस किस तरह के वेपन को इंटीग्रेट किया जा सकेगा। इसके लिए इजराइल के साथ बातचीत किया जा रहा था और बताया जा रहा कि अभी इनिशियली इन UAVs में इजरायली मेड निमरॉड एयर टू सरफेस मिसाइल को या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया। ये एक सेमी एक्टिव लेजर गाइडेड मिसाइल होने वाली, जिसकी रेंज 25 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक भी हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है कि आगे चल के भारत की तरफ से इसकी कौन सी वेरिएंट को अपने सर्विस में शामिल करने का फैसला किया जाता है। अगला अपडेट नोतम वार्निंग को लेके। कल तो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि DRDO की तरफ से जो अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग किया गया था उसको लेके कुछ समय के लिए काफ़ी सारे लोग काफ़ी डर भी गए थे। भले ही इसको लेके पहले से DRDO की तरफ से एक नोटिस को यानी कि नोतम वार्निंग को इशू किया गया था, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग डर गए थे। लोग क्या, मैं भी कुछ समय के लिए डर गया था और सोच में पड़ गया था कि थनोस तो नहीं आ गया।
फिलहाल अभी डीआरडीओ की तरफ से एक और नोटम मॉर्निंग को इशू किया जा रहा है, जिसे बे ऑफ बंगाल के ऊपर करीब 670 किलोमीटर से लेके 690 किलोमीटर के एरिया के ऊपर इशू किया जा रहा है। इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अभी डिटरेस फा की तरफ से अपनी ट्विटर आईडी में शेयर किया गया था। अभी तक ये पूरी तरीके से बताना संभव नहीं है कि एक्चुअली किस मिसाइल की टेस्टिंग यहाँ पर होने वाली है, और ये तब तक 100% एक्यूरेसी के साथ बताया नहीं जा सकता है जब तक डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियली प्रेस रिलीज को इशू नहीं कर दिया आता है। लेकिन फिर भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक जिस दायरे के ऊपर इस वार्निंग को इशू किया गया, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो को टेस्टिंग करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसे शॉर्ट में हम लोग स्मार्ट के नाम से जानते हैं। दरअसल ये एक मिसाइल और एक टॉर्पेडो का कॉम्बो होने वाला है, जिसमें एक टॉर्पेडो को एक मिसाइल की मदद से लॉन्च किया जाता है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि जब सेम क्लास के एक टॉर्पेडो की मैक्सिमम रेंज 45 किलोमीटर से लेके 55 किलोमीटर तक मैक्सिमम लेवल में हो सकता है, मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो की वजह से सेम टॉर्पेडो की रेंज 650 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर तक हो सकता है, जो कि कई गुना इसकी रेंज को इंक्रीज कर देता है और इसकी मारक क्षमता को भी काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद यहाँ पर माणिक इंजन को टेस्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, और इस बार हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने का फैसला किया जा रहा है, जो कि पिछली बार सफल नहीं हुआ था। लेकिन फिलहाल ऑफिशियली अभी तक डीआरडीओ की तरफ से बात कंफर्म नहीं किया गया इसमें कौन सी मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।